नमस्कार। मैं राजेंद्र जसूजा आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम व्यवसाय विषय के अंतर्गत नियंत्रण इस अध्याय को समझेंगे। आप जो महत्वपूर्ण आपको लगे उसको अपनी कॉपी में नोट करिए, और यदि कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि उसका समाधान हम शीघ्रता से कर सकें। बच्चों, मैं आपको बीच बीच में जहाँ पर आवश्यक है बताऊंगा कि कहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, और कहाँ पर व्याख्यात्मक। तो आइए हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे नियंत्रण का आशय। नियंत्रण प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि किए जा रहे कार्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हैं अथवा नहीं। यदि कोई अंतर आता है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो बच्चों, पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही कार्य हो रहा है, हम इस बात का पहले पता करते हैं। और यदि कोई अंतर आता है तो इस अंतर को दूर करने का प्रयास तुरंत किया जाता है। यह प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है। नियंत्रण की परिभाषा फिलिप कोटलर के अनुसार आपके सम्मुख है। नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा इच्छित परिणामों दोनों को निकट लाने के लिए कदम उठाए जाने की प्रक्रिया है। तो बच्चों, ये परिभाषा फिलिप कोटलर के अनुसार है। पुस्तक में दी गई अन्य परिभाषाओं में से भी कोई अन्य परिभाषा हम ले सकते हैं। परीक्षा में इस प्रकार का 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि नियंत्रण की परिभाषा बताइए, या नियंत्रण से क्या आशय है। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं और अब समझते हैं नियंत्रण का महत्व। बच्चों, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम मुख्य कार्य है। यदि अपन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है कि नियंत्रण प्रबंध का ... कार्य है, तो नियंत्रण अंतिम कार्य है। तो जो नियंत्रण के मुख्य कार्य हैं उसमें यह अंतिम कार्य है, लेकिन यह नियंत्रण के मुख्य कार्यों का एक हिस्सा है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम मिलकर समझते हैं नियंत्रण का महत्व। समन्वय में सहायक। बच्चों, नियंत्रण विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है। विभिन्न विभाग, विभिन्न अधिकारी, विभिन्न कर्मचारी, इन सब के बीच उचित तालमेल, समन्वय होना अत्यधिक आवश्यक है। और इस समन्वय को स्थापित करने में नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समन्वय की सफलता अच्छे नियंत्रण पर भी निर्भर करती है, नहीं तो तालमेल का अभाव होता है। दूसरा, नियंत्रण का
महत्व है भारारोपण में सहायक। संगठन के लगभग हर क्षेत्र में समय समय पर भारारोपण किया जाता है। अतः ऐसे में आवश्यक है कि वहां पर उचित नियंत्रण भी बना रहे। नियंत्रण वहां प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारारोपण के दौरान प्रदान किए जा रहे अधिकार एवं दायित्व, इन सब के ऊपर नियंत्रण अनिवार्य रूप से किया जाता है। बच्चों, किसी भी उपक्रम में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और अनुशासन नियंत्रण के बिना संभव नहीं है। सभी कर्मचारी समय पर आएं और समय पर ही जाएं। कार्यकाल के दौरान वे बातचीत न करें, अनावश्यक गतिविधियों में समय व्यतीत न करें, केवल कार्य पर ही ध्यान लगाएं। यह नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। अनुशासन का आधार नियंत्रण ही है। तो किसी भी उपक्रम में अनुशासन की स्थापना केवल और केवल नियंत्रण द्वारा ही संभव हो पाती है। चौथा महत्व, अभिप्रेरणा का साधन। बच्चों, नियंत्रणकर्ता आसानी से यह पता कर लेता है कि एक समूह में कौन कुशलतापूर्वक, रुचिपूर्वक कार्य निरंतर कर रहा है और कौन अकुशल है और कार्य में रुचि कम ले रहा है। वो नियंत्रण के दौरान इस बात को आसानी से पता लगा लेता है और इसी वजह से जो बेहतर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है उसको अभिप्रेरणा दी जाती है। तो मौद्रिक या अमौद्रिक विधि से यदि अभिप्रेरणा निरंतर की जा रही है तो उसमें नियंत्रण की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियंत्रणकर्ता ही प्रबंध को सूचित करता है कि कौन कर्मचारी कुशल है, अत्यधिक रुचिपूर्ण तत्परता से कार्य संपन्न कर रहा है, फिर उससे ही अभिप्रेरणा प्रदान की जाती है। अगला महत्वपूर्ण महत्व है जोखिम से सुरक्षा। बच्चों, उत्पादन के क्षेत्र में यंत्रों पर कार्य किया जाता है। ये यंत्र जहां उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, वहीं थोड़ी सी भी लापरवाही से दुर्घटना घटित हो सकती है। परंतु नियंत्रण द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जाता है, कर्मचारियों को समय समय पर आगाह किया जाता है, जिससे कि दुर्घटना घटित न हो और जोखिम से सुरक्षा मिल सके। नियंत्रणकर्ता प्रत्येक क्रिया की जांच करता है। यदि कोई कमी मिलती है तो उसको दूर करने के लिए वे आवश्यक कदम उठाते हैं, जिससे कि जोखिम समाप्त हो जाए।
भ्रष्टाचार एवं चोरी पर रोक। नियंत्रणकर्ता निरंतर प्रक्रियाओं पर ध्यान रखता है, जिससे न केवल अनुशासन बना रहता है, बल्कि इस प्रक्रिया के कारण कोई भी कर्मचारी चोरी, बेईमानी आदि से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सभी के ऊपर लगातार निगाह रखी जा रही है। कार्य के दौरान कई बार कोई कर्मचारी दुर्भावनापूर्ण सामान चोरी करके ले जाते हैं। अन्य प्रकार से भी बेईमानी पूर्वक कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम नियंत्रण की व्यवस्था उचित बनाकर रखते हैं, तो सुप्रभावी नियंत्रण के कारण बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार लगभग न के बराबर होते हैं। तो बच्चों, ये है नियंत्रण का महत्व। परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है कि नियंत्रण का महत्व बताइए। यह प्रश्न 4 नंबर का भी आ सकता है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध। बच्चों, प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं, उसमें प्रथम कार्य है नियोजन और अंतिम कार्य है नियंत्रण। यह एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में क्या संबंध है, अब हम वह समझने जा रहे हैं। नियोजन और नियंत्रण, इनके बीच संबंध क्या है, आइए अब हम मिलकर समझते हैं। एक दूसरे के सहायक एवं पूरक। बच्चों, नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक दूसरे के सहायक हैं और एक दूसरे के पूरक भी। सर्वप्रथम नियोजन तैयार किया जाता है और नियोजन को लागू करने के उपरांत नियंत्रण की प्रक्रिया साथ साथ शुरू कर दी जाती है। निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित प्रक्रिया, ये नियोजन ही बताती है। किए जा रहे कार्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं, ये नियोजन नहीं बल्कि नियंत्रण देखता है। लेकिन बताता कौन है? नियोजन। अर्थात नियोजन के आधार पर ही नियंत्रण किया जाता है और वहीं नियोजन तब सफल होता है जब नियंत्रण होता है। अतः नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। नियोजन और नियंत्रण को अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों, उत्पादन प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत नियंत्रणकर्ता आदर्श प्रमाप के आधार पर उत्पादित किए जा रहे माल की तुलना करता है। यह निर्धारित प्रमाप योजना ही बनाती है, वही तैयार करती है।
और इसका उपयोग नियंत्रणकर्ता करते हैं। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों के बिना वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है और नियोजन और नियंत्रण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगला है बच्चों, भावी योजनाओं का आधार। बच्चों, योजना की सफलता नियंत्रण पर ही निर्भर है। यदि नियोजन है परंतु नियंत्रण नहीं, तो सफलता मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नियोजन के साथ नियंत्रण भी है तो सफलता 100% प्राप्त होगी। तो जो भी योजनाएं तैयार की जाती हैं उसका आधार नियंत्रण होता है। जब एक योजना सफल हो जाती है तो आगामी योजना यानी भावी योजना तैयार की जाती है जिसका आधार नियंत्रण होता है। लक्ष्य की पूर्ति दोनों का उद्देश्य है। निर्धारित समय में पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो, यही लक्ष्य होता है नियोजन और नियंत्रण का। उस गोल को अचीव करने के लिए ही दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधनों का समुचित उपयोग करते हुए समय सीमा के अंतर लक्ष्य की प्राप्ति करना उन दोनों का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, निष्कर्ष यह निकलता है कि नियोजन और नियंत्रण न केवल एक दूसरे के पूरक है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। बिना नियंत्रण, बिना नियोजन के प्रबंध अधूरा है। तो बच्चों, आपको परीक्षा में इस प्रकार का एक प्रश्न आ सकता है कि नियंत्रण और नियोजन में संबंध बताइए। आप इसको अवश्य तैयार करिएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आगे चलते बच्चों और हम अब समझेंगे नियंत्रण की प्रक्रिया। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, नियंत्रण की प्रक्रिया बताइए। यह प्रश्न 4 नंबर का हो सकता है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो आइए हम मिलकर समझते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया। बच्चों, उत्पादन की प्रक्रिया न केवल महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बल्कि एक जटिल प्रक्रिया भी है। इसमें नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। तभी बिना किसी अपव्यय के मितव्ययितापूर्ण अधिक से अधिक उत्पादन न्यूनतम लागत पर तैयार किया जाता है, जिसका आधार केवल नियंत्रण होता है। तो आइए हम मिलकर समझते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया। बच्चों, नियंत्रण की प्रक्रिया के सोपान आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले प्रमापों का निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात वास्तविक प्रगति का मापन, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, विचलनों का विश्लेषण
और अंत में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो आइए नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान को अब हम एक एक करके समझते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया का पहला चरण है प्रमापों का निर्धारण। बच्चों, उत्पादन शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ आदर्श प्रमाप तैयार कर लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड मॉडल्स भी कहते हैं। और फिर उत्पादनकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि इसी आदर्श प्रमाप के हूबहू आपको उत्पाद तैयार करना है। तो जो कर्मचारी उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न हैं, वो ये आदर्श प्रमाप के अनुसार ही उत्पादन करना प्रारंभ करते हैं। आदर्श प्रमाप आकार, भार, रंग, डिज़ाइन, कलर आदि सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, क्योंकि उत्पादन उसी के आधार पर होगा। तो नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले आदर्श प्रमाप तैयार किए जाते हैं और ये प्रमाप उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें उत्पादन करना है, और उनको स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि आप इसी प्रकार का उत्पाद तैयार करेंगे। नियंत्रण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है वास्तविक प्रगति का मापन। बच्चों, आदर्श प्रमाप को देखते हुए उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाता है और जो उत्पाद तैयार हो गया उसमें से कोई भी एक पीस उठाकर नियंत्रणकर्ता अगला चरण प्रारंभ करता है और वास्तविक रूप से तैयार किए गए उत्पाद का मापन करता है कि तैयार किया गया माल आदर्श प्रमाप के अनुसार है अथवा नहीं। वो मापन कर करके नोट भी कर लेता है, क्या आकार है, कितना भार है, जिससे कि नियंत्रण के अगले चरण की ओर जाया जा सके। तैयार किए गए उत्पाद का मापन करने के उपरांत उसकी तुलना आदर्श प्रमाप से की जाती है। तो नियंत्रण की प्रक्रिया का तीसरा चरण है वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना। बच्चों, जो वास्तविक उत्पाद तैयार हुआ है उसकी तुलना आदर्श प्रमाप के साथ की जाती है। यदि आदर्श प्रमाप और वास्तविक उत्पाद में कोई अंतर है तो इसे विचलन कहते हैं, डेविएशन। और इस विचलन को नोट किया जाता है जिससे कि अगली कार्रवाई की जा सके। तो वास्तविक उत्पाद और आदर्श प्रमाप में कोई अंतर मिला अर्थात विचलन है तो हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात जो अंतर आया है उसका विश्लेषण करते हैं, जिसे कहते हैं विचलनों का विश्लेषण, कि अंतर क्या है और क्यों आया, किस कारण से अंतर आया। आदर्श प्रमाप और वास्तविक उत्पाद के बीच अंतर क्यों है, इसका विश्लेषण करने के उपरांत ही पता चलता है कि आगे क्या कार्रवाई करनी है।
तो बच्चों, विचलनों का विश्लेषण करने के उपरांत अंत में सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। सुधारात्मक कार्यवाही करने का उद्देश्य यह होता है कि जिन कारणों से विचलन हो रहा है उसको ठीक करना, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का अंतर ना आए, वास्तविक उत्पाद बिल्कुल वैसा ही तैयार हो जैसा कि आदर्श प्रमाप होता है। तो सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार का अंतर ना आए। तो बच्चों, यही कार्यवाही निरंतर जारी रहती है, जिससे कि नियंत्रण बना रहे। इसे कहते हैं बच्चों नियंत्रण की प्रक्रिया। और हमें ध्यान देना होगा, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि नियंत्रण की प्रक्रिया बताएं। तो बच्चों, हम नियंत्रण की प्रक्रिया के पहले जो सोपान है उसका एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाएं और उसके उपरांत शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए नियंत्रण की प्रक्रिया के पांचों चरण को हम संक्षेप में स्पष्ट करेंगे, जिससे कि नियंत्रण की प्रक्रिया हो सके। तो बच्चों, यहाँ पर इस कक्षा को अपन समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे नियंत्रण की तकनीकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।